कर रहे थे हम लोग, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का एंट्रेंस प्रिपरेशन कराते हैं। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एडमिशन के लिए तैयारी भी कराते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं कॉल करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैसेज भी करें कुछ जानकारी करना चाहते हैं तो। ठीक है, हम लोग करने जा रहे हैं केमिस्ट्री 9th क्लास, ठीक है, और चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ये ऐसे ही है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल ऐसे ही है जैसे हम बता रहे थे कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसका अल्फ़ाबेट सीखना ज़रूरी है। जैसे इंग्लिश सीखते हैं तो उसमें ABCD सीखना बहुत ज़रूरी है, या कोई मैथमेटिक्स सीखते हैं तो नंबर सिस्टम सीखना ज़रूरी है। ऐसे ही केमिस्ट्री जो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बड़े क्लास में जाने के बाद 11th 12th में काफ़ी बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, काफ़ी सारे चैप्टर्स हो जाते हैं, अलग अलग चैप्टर के नाम हो जाते हैं, तो काफ़ी वाइड हो जाता है। बड़े क्लास पे जाने के बाद केमिस्ट्री वाइड हो जाता है, लेकिन वो उतना वाइड होने से पहले उसका बेसिक कंसेप्ट यहीं से होता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से ही शुरू होता है। इस बेसिक कंसेप्ट के बारे में अगर जानकारी होगी, समझ होगा, तो बड़े बड़े चैप्टर को सीखना और समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं बेसिक कंसेप्ट क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम जानते हैं किसे कहते हैं हम लोग, एटम बोलते हैं ये एटम, ठीक है ना, इस तरह से एटम है, और इसको बोलते हैं नॉट ब्रेकेबल। एटम का मतलब होता है नॉट ब्रेकेबल, ये ग्रीक वर्ड है एटम, ठीक है। नॉट ब्रेकेबल का मतलब बताते हैं कि एक पार्टिकल इतना छोटा होता है, एक पार्टिकल जैसे मान लो एक ईंट का छोटा सा पीस लिया और ज़मीन पे घस रहे हैं, घसेंगे तो पाउडर हो जाएगा। मान लो उस पाउडर को भी फर्दर अगर हम लोगों ने और घस दिया तो छोटा और हो, थोड़ा और छोटा हो जाएगा, मगर एक ऐसा स्टेज आएगा जब उससे छोटा नहीं हो सकता, ठीक है, जब उससे छोटा नहीं हो सकता। उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम दिया गया है एटम, नॉट ब्रेकेबल। तो इसको अगर डिफाइन करते हैं, एटम को डिफाइन करते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन ऑब्जेक्ट which can ठीक है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an object which can not be further divided is called एटम। ये इतना छोटा पार्टिकल होता है कि वो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसी को कहते हैं एटम, एटम नॉट ब्रेकेबल, ठीक है। और इसके बारे में बताते हैं, एटम के बारे में लोग बहुत पहले से जान रहे हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कहते हैं कि इंडिया में जो है पहले ये परमाणु के नाम से कहा जाता था, बहुत एंशिएंट टाइम में, आर्यभट्ट के पीरियड में। आप बताते हैं कि एटम के बारे में बहुत पहले से लोग जानते हैं। हम लोग तो AD में है, BC लोगों को, BC यानी कि 500 BC में भी लोगों को एटम के बारे में जानकारी था, लेकिन चूंकि उस वक्त इतना साइंस नहीं था तो साइंटिफिक अप्रोच नहीं था उस वक्त, ऐसे ही एक अपना आइडियालॉजी से बताते थे, जिसमें कुछ नाम दे रखा है। एक दे रखा है महर्षि कानंद, एक ये नाम दे रखा है। इन्होंने भी फिलॉसफी यानी कि एक साइंटिफिक अप्रोच नहीं, मतलब एक आइडिया के हिसाब से बताया कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। यह दुनिया के जितनी भी चीज़ें हैं
दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बनी हैं, और उसी को हम लोग साइंटिफिक अप्रोच में एटम कहते हैं। उस टाइम में लोग पार्टिकल कहते थे या परमाणु कहते हैं, परमाणु, ठीक है ना, परमाणु के नाम से भी इसे बताते हैं। परमाणु के बारे में थोड़ा डिटेलिंग किया है, बताते हैं कि परमाणु के नाम से इंडिया में सबसे पहले लोगों ने बताया बीसी में, और उसे कहते हैं परमाणु। इसी एटम को जो आज की डेट में हम लोग एटम के नाम से जानते हैं, उस वक्त परमाणु के नाम से बताते हैं उसको। और सबसे ज़्यादा थोड़ा डिटेल में बताया है, नाम है उसका पकुदा कतियायामा, ठीक है ना, नाम थोड़ा ऐसे ही है, टेढ़ा सा है। लेकिन जब हम लोग आगे चलते हैं साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक कंसेप्ट के हिसाब से जब एटम के बारे में बताते हैं, तो वो साइंस कंसेप्ट जो है ना 1800 एडी में, ठीक है ना, 1800 एडी में ये एक साइंटिस्ट का नाम बताते हैं डाल्टन, ठीक है ना। डाल्टन ने ये इसका साइंटिफिक अप्रोच में बताया है, साइंटिफिक अप्रोच बताया है कि डाल्टन ने बताया एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। उससे पहले भी लोगों ने ये इस तरह से नहीं बताया कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये बताया कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बने हैं, और वो अपने अपने तरीके से उस छोटे छोटे चीज़ों का नाम दिया है कि किसी ने कुछ कहा, किसने कुछ कहा। जैसे पकुदा कतियायामा जो है, इन्होंने परमाणु का नाम दिया। परमाणु मतलब एटम ही है, लेकिन तरीका अलग था, यहाँ पे अलग अलग। तो डाल्टन जो है बताते हैं कि डाल्टन जो है उन्होंने सबसे पहले एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये जो वर्ड है एटम, सबसे पहले यूज़ किया। कितनी बात में आगे चलते बताया कि जो एटम होता है किसी भी एलिमेंट के, जितने भी टाइप्स के एलिमेंट होते हैं, वैसे तो एटम के बारे में बहुत पहले से लोगों को पढ़ना लिखना चल रहा है। जिस वक्त से एटम के बारे में लोग बता रहे हैं, उस वक्त नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बहुत कम थे। एलिमेंट्स जानते हैं किसको कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं द सब्सटेंस विच मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट्स। इसे नोट करेंगे आप लोग। क्या बताया कि हम लोग बताने जा रहे हैं एलिमेंट। जैसे एटम बताया, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ऐसी एलिमेंट्स को बताते हैं एलिमेंट। एलिमेंट कैसे डिफाइन किया? द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट। ठीक है ना। वो सभी चीज़ें, जैसे एक कोई सब्सटेंस है, जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड बड़ा पीस है तो बहुत सारे एटम से मिलके बना होगा। तो लेकिन जितने भी गोल्ड के पार्टिकल छोटे से छोटे निकालेंगे वो सब एटम कहलाएगा, और बहुत सारे एटम से मिला के जो बनता है एक ही टाइप के एटम से, वो हमारा गोल्ड कहलाएगा। सिल्वर है, सिल्वर के एटम से मिलके बनता है। कॉपर है, कॉपर उसके अपने टाइप के एटम से मिलके बनते हैं। तो जितने भी एलिमेंट है, एलिमेंट प्योर सब्सटेंस को बोलते हैं। द सब्सटेंस विच इज़ मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, इसमें कोई दूसरे टाइप का एटम नहीं होता। ठीक है ना। एक ही तरह के एटम से मिलके जो चीज़ बनते हैं वो हमारा एलिमेंट कहलाता है। जैसे अभी हमने बताया गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, जितने भी है। अभी आज के डेट में लगभग 118 एलिमेंट्स हैं, तो 118 टाइप्स के एटम्स होंगे। जितने भी एलिमेंट हैं उनका अपना एक टाइप का एटम होगा, तो 118 टाइप्स के एटम्स होंगे। ठीक है। तो ये दे रखा हमारा एलिमेंट्स के बारे में। कोई भी एलिमेंट होता है वो एक ही टाइप के एटम से मिलके बना होता है। एटम के बारे में बताया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। आगे क्या बताया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका, अभी आज की डेट में हम लोग अगर उसका प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे तो बहुत तरह के प्रॉपर्टीज़ है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जो मेनली जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होता है, और वो एक प्रॉपर्टीज़ जो है ना उसके साथ कन्फाइंड रहता है, उसके साथ एसोसिएट रहता है एक एलिमेंट के साथ, फिजिकल। जैसे बोलते हैं कॉपर है
तो सॉलिड है, मेटल है, कंडक्टर है, इस तरह के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होता है, यानी कोई एलिमेंट है तो किससे रिएक्ट करेगा, किससे नहीं करेगा, और रिएक्ट करेगा तो क्यों करेगा, नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा है। तो ये सब इसके बारे में अगर समझते हैं तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसे याद कर लेना है। जैसे हम लोग आमतौर पे मेटल नॉन मेटल एक चैप्टर आता है, उसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट का या मेटल के बारे में बताते हैं। तो क्या बताते हैं, कोई एलिमेंट है, अगर मान लो मेटल है, कोई एलिमेंट मेटल है, जैसे कॉपर है मेटल है, ठीक है ना, सिल्वर है मेटल है, आयरन है मेटल है। तो मेटल के कुछ प्रॉपर्टीज़ बता दिए। क्या बता दिया, मेटल्स आर सॉलिड, हार्ड, कंडक्टर, मेलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस, ठीक है ना, लस्ट्रस। तो इस तरह के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है ना। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। कितनी बात सुन में। तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही, किसी भी एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही मेन होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो आदमी बहुत थोड़े से लिमिटेड है, तो इसलिए ज़्यादा वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता। ये समझ में आया। एलिमेंट बोला क्या, कोई भी एलिमेंट है वो एक ही तरह के एटम से मिलके बने होते हैं। कितनी बात में। एलिमेंट्स के बाद बोला एक कंपाउंड आता है। क्या बताया, कंपाउंड। तो कंपाउंड को कैसे डिफाइन करेंगे, कंपाउंड को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन टू और मोर देन टू same type or different type of atoms combine in a particular ratio, then it is known as compound। ठीक है ना। क्या बताया कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट सेम टाइप के और डिफरेंट टाइप के, सेम टाइप और डिफरेंट टाइप्स के एटम्स कंबाइन करते एक खास रेशियो में, तो उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। इसमें क्या क्या बातें हैं देखिए, दो, कम से कम दो हो, दो से ज़्यादा भी हो, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, सेम टाइप यानी कि एक ही टाइप के एटम या डिफरेंट टाइप के एटम्स, अलग अलग एटम्स जब कंबाइन करते हैं एक पर्टिकुलर रेशियो में, तो वो एक कंपाउंड बन के आता है। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। इसे मैं ऊपर से मिटा दूँ ये, ठीक है ना, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। क्या बताइए, जैसे मान लो सेम टाइप में एक हाइड्रोजन है, इसका एक एटम होता है, एक हाइड्रोजन इसका एक एटम, दोनों कंबाइन करेगा H2, ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये कंपाउंड भी कहलाता है, ये मॉलिक्यूल भी है, कंपाउंड भी है। अब बताऊंगा कैसे। ये लाइक एटम्स के मॉलिक्यूल हो गए हैं, लाइक एटम्स यानी हाइड्रोजन। मान लो हम लोग क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है ना, क्लोरीन के साथ दो क्लोरीन मिला दिया तो Cl2, ठीक है ना। ये एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल भी है, सेम टाइप के एटम्स है, दो क्लोरीन मिलके बनता है। ऐसे ही O2 है, C2 है, बहुत सारे हैं, N2 है, ये सब लाइक हो गए, एक ही तरह के एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप के एटम्स भी कंबाइन करते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं, कंपाउंड को भी मॉलिक्यूल बोलेंगे डिफरेंट टाइप के एटम्स का। जैसे बताया क्या कि मान लो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसको अगर हम लोग इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बताया है, एक खास रेशियो में मिलाते हैं, पर्टिकुलर रेशियो। जैसे हाइड्रोजन का 1 मोल लेते हैं, 2 मोल लेते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन का 2 मोल लेते हैं, ऑक्सीजन का 1 मोल लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कंपाउंड बनता है H2O, वाटर बन जाता है। हाइड्रोजन का मोल के टर्म में बता रहे हैं, एटम के भी टर्म में बता सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 एटम लिए जाए और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलेगा, कंबाइन करेगा
तो ये एक इस तरह का मॉलिक्यूल बना लेगा। ये मॉलिक्यूल भी कहलाता है, कंपाउंड भी कहलाता है। ये कंपाउंड H2O एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल भी कहलाए, लेकिन ये डिफरेंट टाइप के एटम से मिले हुए हैं। कुछ समझ में आ रहा है? एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, ठीक है। ऐसे मान लो कि नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो ये 3 हाइड्रोजन के 3 एटम लेंगे, ऑक्सीजन के 1 एटम लेंगे। बताया गया कि अगर नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से मिलाएंगे तो मूल के कंसेप्ट में या एटम के कंसेप्ट में लेते हैं, तो अगर 1 मोल नाइट्रोजन लिया जाए तो 3 मोल हाइड्रोजन लिया जाए, इसको मिलाएंगे तो एक कंपाउंड बन के आएगा NH3। ये एक अमोनिया कहलाता है, ठीक है ना। ये डिफरेंट टाइप के एटम्स है, ठीक है। अगर ये तो मोल में बोला, अगर एटम में लें तो नाइट्रोजन का 1 एटम लें, हाइड्रोजन का 3 एटम लें, कंबाइन करेंगे तो अमोनिया बन के आएगा। ये कंपाउंड हो गया हमारा। कंपाउंड भी कहते हैं, मॉलिक्यूल भी कहते हैं। मॉलिक्यूल का मतलब होता है एक सिंगुलर होता है तो एटम कहलाता है, और एक से ज़्यादा एटम्स कंबाइन करते तो वो मॉलिक्यूल हो जाता है। मॉलिक्यूल कैसे कहते हैं? व्हेन 2 or more than 2 atoms combine together, then it is called molecules। ये हमारा कंपाउंड हो गया। मैं मॉलिक्यूल का भी डेफिनेशन लिखाता हूँ यहाँ पे। व्हेन 2 or more than 2 atoms combine together, then it forms a molecule, ठीक है ना। जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम एक साथ मिल जाते हैं तो वो लाइक भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो हमारा मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक। ये तो मॉलिक्यूल हम लोग बता रहे, डायरेक्ट बता रहे, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने जो कंपाउंड में एक खास बात लिखा था, व्हेन 2 or more than 2 सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन टुगेदर इन ए पर्टिकुलर रेशियो, एक खास रेशियो में मिलाए जाएंगे तभी जाके वो एक कंपाउंड होते हैं। मॉलिक्यूल तो ये है कि 2 4 जितने भी है ज्वाइन कर जाएंगे तो सिंगुलर प्लूरल है। सिंगुलर होता है ना, सिंगुलर में 1 होते हैं, प्लूरल में 1 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो एक एटम होगा तो एटम कहलाएगा, एक से ज़्यादा कंबाइन करेंगे तो वो मॉलिक्यूल हो जाएंगे। कंपाउंड में क्या बताया कि व्हेन 2 or more than 2 atoms combine together in a particular ratio, that is called compound, ठीक है। जैसे ये हमने बताया ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल भी है, कंपाउंड भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये खास रेशियो को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे ये तो सेम टाइप के थे, मॉलिक्यूल भी कहलाएगा, कंपाउंड भी कह सकते हैं, लेकिन जब ये खास रेशियो में हो जाएगा तो ये हमारा कंपाउंड ही कहलाएगा। क्या कंपाउंड ही कहलाएगा? क्यों कहलाएगा कंपाउंड? इसके एक प्रॉपर्टीज ये भी है कि जैसे ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन जो है एक हाइड्रोजन से कंबाइन किया तो मॉलिक्यूल बन गया, तो उसका प्रॉपर्टीज वैसे ही रहेगा, उसका प्रॉपर्टीज वैसे ही रहेगा। लेकिन जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों एक खास रेशियो में मिलेंगे तो वाटर बनेंगे, लेकिन जो वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो जो एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग हो जाता है, ठीक है ना। कंपाउंड में जब भी कभी एलिमेंट्स या एटम्स कंबाइन करते हैं खास रेशियो में तो एक कंपाउंड तो बन के आता है, लेकिन साथ ही उस कंपाउंड का प्रॉपर्टीज जो है वो एलिमेंट के प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के बारे में कहते हैं हाइड्रोजन जलता है, हाइड्रोजन एक फ्यूल होता है, ऑक्सीजन जलाता है, ठीक है। ये बगैर ऑक्सीजन के कोई चीज़ जल नहीं सकता ये, लेकिन जब इनको एक पर्टिकुलर रेशियो में कंबाइन करके बनाएंगे तो वाटर बन जाएगा। तो ये जो वाटर है ये आग को बुझाने में काम आता है। तो इधर में क्या देखते हैं हम लोग, एक जलता है एक जलाता है, और जब दोनों मिल जाते हैं तो एक प्रोडक्ट ऐसा बन के आता है जो बुझाता है, आग को बुझाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा एक केमिकल कंपाउंड कहलाता है। क्या? केमिकल कंपाउंड, ये वर्ड प्रॉपर यूज में आएगा, केमिकल कंपाउंड। मॉलिक्यूल में क्या बताया कि व्हेन सेम टाइप और डिफरेंट टाइप कंबाइंड टुगेदर इट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे सेम हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन इस तरह के मिल गए, ये मॉलिक्यूल बन गया। मगर कंपाउंड के लिए
एक खास रेशियो में मिलना ज़रूरी है। सेम हो डिफरेंट हो कोई बात नहीं, मगर सेम होगा तो एक ही रेशियो में रहेगा। सेम में क्या होता है, जैसे एक हाइड्रोजन इसका, एक हाइड्रोजन इस तरह से दो मिलेंगे, एक कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन जब ये अलग अलग होंगे तो इसमें क्या होगा कि सेम नहीं आएगा। जैसे यहाँ देखा हाइड्रोजन के 2 मोलार है, ऑक्सीजन के 1 मोलार है, तो अलग अलग आएंगे। सेम भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सेम नहीं होगा, लेकिन जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो इस एलिमेंट के प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग हो जाता है। कितनी बात समझ में, यहाँ तक की बात समझ में आई। कंपाउंड्स में और मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क है, कंपाउंड्स में एंड मॉलिक्यूल्स में क्या फ़र्क है। मॉलिक्यूल ये इस तरह से हमने बताया ना, लाइक का, इनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं होता। मॉलिक्यूल जो बनते हैं उनके जो मॉलिक्यूल में जो प्रॉपर्टीज़ है, जो एटम का प्रॉपर्टीज़ होगा वही मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टीज़ रहता है। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बन के आता है उसकी प्रॉपर्टीज़ बदल जाती है। इतना एक मेन डिफरेंस है कंपाउंड्स में और मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स अगर हम लोग इसको लेते हैं, मॉलिक्यूल है, ठीक है, और यहाँ पे है ये कंपाउंड, ठीक। तो इसका जो रिजल्ट प्रोडक्ट होगा, इसका प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टीज़ है वो बदल जाएगा। लेकिन मॉलिक्यूल्स में प्रॉपर्टीज़ नहीं बदलता, जो एटम का प्रॉपर्टीज होगा वही मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टीज होगा, लाइक टर्म का। लेकिन ये इस तरह से बनता है। हाँ, लेकिन ऐसे देखेंगे तो ये भी 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिल के बनते हैं, ये भी 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिल के बनते हैं। तो कंपाउंड भी वैसे ही बनता है, मॉलिक्यूल भी ऐसे ही बनता है। लेकिन बनने के बाद की जो प्रॉपर्टीज़ है वो मॉलिक्यूल में एटम के प्रॉपर्टीज़ के बराबर ही रहता है, उसी तरह का रहता है। और कंपाउंड्स में प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ बदल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, इन मॉलिक्यूल्स द properties of product, the properties of product is same to atom, ठीक है ना, एटम के बराबर ही रहता है। while in compound the properties of it changes, ठीक है ना, इसके प्रॉपर्टीज बदल जाते हैं, ठीक। कितनी बात सुनिए। अब हम लोग जैसे इसमें देखते हैं एटम के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं पहले मॉलिक्यूल से रिलेटेड, पहले मॉलिक्यूल से फिर कंपाउंड के बारे में बताते हैं इसको, ठीक है ना। इधर मिटा दूं मैं, नोट कर लीजिए इसे। ये मिटाते हैं। आगे क्या दे रखा मॉलिक्यूल में, जैसे ये हमारा हमने अभी दिखाया था, हाइड्रोजन के बीच में मॉलिक्यूल H2 बना था, ऑक्सीजन के बीच में इस तरह से डबल बॉन्ड के O2 बना हुआ था, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन के N2 बना था, ठीक है ना। ये हमारा मॉलिक्यूल है, ठीक। लेकिन इसमें क्या देखा गया है कि जो प्रॉपर्टीज़ है वो तो सेम है ही है, साथ ही ये देखा गया कि ज़्यादातर मॉलिक्यूल डाई एटमिक होते हैं। डाई मतलब 2, डाई एटमिक यानी 2 एटम मिलके बनते हैं, ठीक है ना। मॉलिक्यूल ज़्यादातर 99% डाई एटमिक होते हैं। कुछ हैं जो बड़े भी हैं, ठीक है ना, कुछ बड़े भी होते हैं, लाइक एटम से मिले हुए हैं, लेकिन ज़्यादा एटम मिल के बने हुए हैं, मगर ज़्यादातर डाई एटमिक हमारे होते हैं। कंपाउंड में क्या होता है, जैसे ये कंपाउंड है, तो कंपाउंड में अभी हमने बताया था H2O, तो इसमें कितने हैं, ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल हो गया, यानी 2 हाइड्रोजन का है, 1 ऑक्सीजन का है, तो 3 एटम होगा इसमें। 2 हाइड्रोजन का एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है। ऐसे अमोनिया लेते हैं हम लोग, NH3 अभी लिखा था हम लोगों ने पीछे, तो 1 नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन का एटम, 4 एटम है, ठीक है, 4 एटमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो जो कंपाउंड होता है वो
वैलेंसी के बेस पे बनाए जाते हैं। जो कंपाउंड होते हैं वो वैलेंसी के बेस पे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा जाता है। लेकिन इस यहाँ पे वैलेंसी के बेस पे नहीं है, ये डायरेक्ट दो एटम मिलते हैं, लाइक एटम मिलके कंपाउंड, तो दो एटम के ज़्यादातर कंपाउंड मिलेंगे, मॉलिक्यूल, ठीक है ना। मॉलिक्यूल जो है दो डाई एटमिक ज़्यादातर मिलेंगे। लेकिन जब कंपाउंड बनाएंगे तो कंपाउंड में ट्राई एटमिक, डाई एटमिक भी है। जैसे ये देखिए HCl है, ये HCl है, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, डाई एटमिक भी हो गया। लेकिन जो HCl है कंपाउंड, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है हाइड्रोजन से और क्लोरीन से बिल्कुल ही अलग है। जैसे NaCl ये भी डाई एटमिक कंपाउंड है, मगर इसका जो प्रॉपर्टीज़ है बिल्कुल अलग है। एक सोडियम है इसमें और ये एक क्लोरीन है, दोनों के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, दोनों के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन जब ये मिल गए तो सोडियम क्लोराइड बन गया, और सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग है। सोडियम क्लोराइड को जानते हैं आप लोग, सॉल्ट होता है जो हम लोग खाते हैं, घरों में खाते हैं जो नमक, वही सॉल्ट होता है, ठीक है ना। अकेले सोडियम नहीं खा सकते हम लोग, अगर खाली सोडियम फाका जाए या क्लोरीन तो हमारे लिए नुकसान करेगा, ठीक है। लेकिन जब वो मिल गए, एक कंपाउंड बनाया गया है, तो सोडियम क्लोराइड कंपाउंड बन गया, तो ये सोडियम क्लोराइड हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना टेस्टी है। जैसे दाल में नमक ना हो तो टेस्ट नहीं लगता, क्या नहीं, स्वाद नहीं आया, ठीक है ना। तो ऐसे ही बोला क्या, जैसे मान लो सब्जी में नमक नहीं हो तो टेस्ट नहीं आएगा, तो कितना टेस्ट, खाने को टेस्ट बढ़ाता है सोडियम क्लोराइड। लेकिन ऐसे खाली सोडियम ले या क्लोरीन यूज़ करें तो वो पॉइजनियस हो जाएगा, हमारे लिए जहरीला हो जाएगा। लेकिन मिला दिया तो कंपाउंड बन गया। तो कंपाउंड का जो एक तो पर्टिकुलर रेशियो में मिलाया जाता है, दूसरा जो प्रोडक्ट होता है उसका नेचर बदल जाता है, और तीसरा ये बताए कि ये वैलेंसी के बेस पे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। क्या? वैलेंसी के बेस पे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा जाता है। अभी हम लोग आगे चल के बताएंगे, लेकिन पहले देखते हैं हम लोग एटम से रिलेटेड क्या बातें थी। चैप्टर का नाम था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो हमने एटम को थोड़ा डिफाइन किया, मॉलिक्यूल्स को, कंपाउंड को डिफाइन कर दिया, कुछ ऐसे बता दिए। फिर वापस चलते हैं, एटम से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं अभी, तो उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ तक मिटा दें हम।